बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी खाला बांझ थी। एक दिन खाला की तबीयत कुछ खराब हुई तो अम्मा ने मुझे उनकी देखभाल के लिए भेज दिया, क्योंकि खालू भी काम की वजह से शहर से बाहर थे। मैं खाला के साथ ही सोती और उनकी खिदमत करती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब खाला दूध की बोतल तकिए के नीचे रखकर सोती और फिर कुछ देर बाद अचानक ही वो बोतल खाली होती तो मुझे नींद से जगाकर कहती कि फिर से भरकर लाओ। यूं एक रात में 40 दूध की बोतल खाला पी जाती थी। एक दिन खाला को मिल्क शेक बनाकर दिया तो वो बोली, बेटा मुझे एलर्जी है दूध से, मैं पी नहीं सकती। मुझे शक हो गया और उस रात दूध की बोतल खाला को देने के बाद नाटक करके जूं ही लेटी तो जान निकल गई। क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे। मेरी अम्मी और खाला दो ही बहनें थीं और दोनों में बेहद मोहब्बत थी। मेरी अम्मी बड़ी थी, इसके बाद भाई और खाला सबसे छोटी बहन थी। इसी वजह से अम्मी को भी उनसे बहुत प्यार था, क्योंकि वो उनसे काफी छोटी थी। फिर भी अम्मी की और उनकी बहुत दोस्ती थी। मैं घर में हमेशा यही बातें सुनती थी कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई थी। उस वक्त खाला की उम्र 13-14 बरस थी। जब तक अम्मी ठीक न हो गई वो हमारे घर में ही रही, मगर फिर भी वो बहन की मोहब्बत में अम्मी ही के पास रुकी रही। उनके स्कूल के सालाना इम्तिहान थे, वो तक छोड़ दिए और मुस्तकिल कई माह मुझे संभाला। जब तक अम्मी ठीक न हो गई वो हमारे घर में ही रही। उस साल वो फेल हो गई और वो क्लास भी उन्हें दोबारा पढ़नी पड़ी, मगर उन्हें इस बात का कोई गम न था। ऐसा भी नहीं था कि वो कोई निकम्मी या कुंजहन लड़की थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मेरी भी उनसे बचपन से ही बहुत दोस्ती रही थी। मैं जब भी नानी के घर जाती अक्कू खाला का पीछा न छोड़ती। कभी मीठा पराठा बनवा रही हूं तो कभी हलवा। मुझे मीठा बहुत पसंद था, इसीलिए मीठे की तरह तरह की रेसिपीज अक्कू खाला मेरी वजह से ट्राई करती रहती थी। वो थी भी बहुत ही प्यारी, बिल्कुल दूध की जैसी सफेद और मलाई की तरह नरम मुलायम जिल्द की मालिक। अक्कू खाला जब धूप में काम करती तो उनका रंग सुर्ख टमाटर जैसा हो जाता। ऐसे में मेरी अम्मी कहती थी, अक्को तू धूप में ऐसे ना बैठा कर, तुझे नजर लग जानी है। पर वो पलट कर कहती, आपा प्यार करने वालों की नजर थोड़ी लगती है, और हंस देती। मेरी अम्मा के मेरे बाद 3 बेटे हुए और मैं अकेली ही लड़की थी। भाई तीनों अपने खेलों में मगन रहते थे। मुझे और कुछ ना सूझता तो बस अक्को खाला की तरफ भागती थी। अभी मैं 10 साल की ही हुई थी कि खाला की शादी का शोर उठ गया। शादी तो उनकी जल्दी हो जानी थी, पर उनका मंगेतर यानी मेरे होने वाले खालू बाहर मुल्क थे। उनके आने पर ही खाला की शादी होना थी। जब से मुझे ये बात पता चली थी मैं हर रोज दुआ करती कि खालू ना आए और मेरी अक्को खाला कहीं ना जाए। मगर ये तो मेरा बचपन था। हर लड़की को अपने रिश्ते छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसी तरह अक्को खाला को भी जाना था। मगर यहाँ एक अजीब सा मसला था। अक्को खाला की होने वाली सास, मेरी अम्मी भी उनको लेकर बहुत परेशान थी। खाला की सास बड़ी कड़वी जबान की थी। वो जब भी आती बहुत ही चबा चबा कर बोलती। दूसरी बात कि वो खाला की खूबसूरती से भी खौफजदा थी और उन्हें लगता था कि खूबसूरत बीवी पाकर मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए। इसी वजह से उन्होंने कई सालों से अपने बेटे को भी अपने मुल्क वापस नहीं आने दिया था और कोई ना कोई बहाना बनाकर बेटे को मना कर देती थी। अक्को खाला का रिश्ता अम्मी के ताया के घर हुआ था और ये रिश्ता ताया ने किया था। वो अक्को खाला को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और यही कहते थे कि ये तो मेरी बेटी है। मगर ताई कोई रिश्ता पसंद ना था। वो अपने भाई की बेटी को बहू बनाना चाहती थी। इसी वजह से वो मुस्तकिल तारीखी हरबे करती रहीं और ख़ास तौर पर जब ताया का भी इंतकाल हो गया तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, मगर वो मुंह से मना नहीं कर सकती थी। इस तरह बिरादरी में बात खराब हो जाती और उन पर थू थू होती। इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती रहीं कि ये रिश्ता लड़की वाले खुद ही ख़त्म कर दें। मेरी नानी और अम्मी समझदार औरतें थीं और उन्हें इल्म था कि ताई की नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से वो हर बात को नज़रअंदाज कर देती थी। क्योंकि मेरे होने वाले खालू बहुत अच्छी आदत के थे और अक्को खाला से बहुत मोहब्बत करते थे।
मोहब्बत तो अक्को खाला भी उनसे बहुत करती थी, इसलिए कि उनका जिक्र आते ही खाला का रंग गुलाबी हो जाता और चेहरे पर एक खूबसूरत और शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल जाती थी। यही वजह थी कि इतने सालों के इंतजार को दोनों तरफ से गुजार लिया गया। आखिर कब तक ताई भी बेटे को रोक सकती थी। फिर भी काफी ताखीर से ही सही, पर यह शादी होने जा रही थी। खाला बहुत खुश थी। दुल्हन के सुर्ख जोड़े में वो निहायत हसीन लग रही थी। उनके गोरे दूधिया हाथों पर सुर्ख मेहंदी खूब ही रंग लाई थी। मैं तो उनके पास से हट ही नहीं रही थी। बस कभी उनके कपड़े देखती तो कभी मेहंदी और जेवर। यहां तक कि जब रुखसती होने लगी तब भी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया कि मैं भी अक्को खाला के साथ जाऊंगी। मुझे अम्मी ने बड़ी मुश्किल से रोका। उसके बाद भी कितनी ही देर तक मैं रोती रही। ये बचपन ही था और मासूमियत भी। दूसरा, अक्को खाला मेरी सहेली भी तो थी ना, जो आज मुझसे जुदा हो गई थी। मैं क्यों ना रोती। बस मेरे लिए तो ये एक बड़ा गम था। अक्को खाला की शादी के बाद मेरी जिंदगी में तो एक बहुत बड़ा खाला पैदा हो चुका था। अब मेरा नानी के घर जाने का भी दिल नहीं करता था। कुछ अरसा तो ऐसे ही गुजर गया। अचानक हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मेरे अब्बू का तबादला करीबी शहर में हो गया, तो अब अब्बू ने हम सबको भी वहीं बुला लिया। यूं हम गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए। जिंदगी अब एक नए रुख पर चल पड़ी थी। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हम सबको नए स्कूलों में दाखिल करवा दिया गया और यूं हमारी नई दोस्तियां, नई कराबतदारियां बन गईं। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें भी अपनी लपेट में ले लिया था और गांव की वो फुर्सत के लम्हात ख्वाबो ख्याल हो गए थे। अब हम साल में एक बार गांव जाते थे, मगर नानी की वफात के बाद तो अम्मी ने ये एक चक्कर भी कई साल बाद का कर दिया। वक्त गुजरते क्या देर लगती है, देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। हम गांव जाते थे तो अक्को खाला से भी मुलाकात हो जाती थी। वैसे तो कभी ईद त्योहार पर ही फोन पर बात होती थी। कभी सोचती तो यकीन ही नहीं होता था कि ये वही अक्को खाला है जिनका मेरे बिना दिन नहीं गुजरता था। अब तो शक्ल देखे भी साल साल गुजर जाता है। अम्मी अभी भी अक्को खाला की वजह से परेशान रहती थी। 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, मगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। ऊपर से उनकी सास बड़ा सख्त पहरा रखती, ज्यादा किसी से मिलने जुलने भी नहीं देती थी। इतने बरसों में वो सिर्फ 2 बार हमारे घर आई थी। वो भी एक बार डॉक्टर वगैरह को दिखाना था और दूसरी दफा खालू किसी काम से आए थे तो उनके साथ आ गई थी। बेचारी अक्को खाला को अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी थी। बहन भाई रिश्ते सभी छूट गए थे। ऊपर से औलाद भी नहीं हुई कि दिलो दिमाग उसी में लग जाता। मैं भी अब जवान थी और जिंदगी अपनी खूबसूरतियों के साथ खुशामदीद कहती महसूस होती थी। दोस्तों का एक हल्का था जिसमें हम सब मिलकर हल्ला गुल्ला करते। बहन तो कोई थी ही नहीं। भाई पहले की तरह अपनी दुनिया में मगन, तो मैंने भी दोस्तों में दिल लगा लिया था। अब तो गांव में भी अम्मी खुद ही चली जाती थी, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी मसरूफियात थी और हम सब उनमें मगन थे। इस बार भी यही हुआ। हम में से कोई भी गांव जाने पर राजी न हुआ, तो अम्मी अकेली ही चली गई। मगर इस बार जब से वो वापस आई थी, काफी परेशान नजर आती थी। मैंने 1-2 बार पूछा भी तो वो टाल गई। कुछ दिन बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अक्को खाला की तबीयत काफी खराब है और खालू भी दूसरे शहर गए हुए हैं। तुम कुछ दिनों के लिए खाला की देखभाल के लिए चली जाओ। मैं अक्को खाला की तबीयत का सुनकर बेचैन हो गई थी और जाने की तैयारी करने लगी। भाई के साथ मैं गांव खाला के यहाँ चली गई। भाई मुझे छोड़कर शाम ही वापस चला गया था। मैं तो खाला को देखकर परेशान हो गई थी। वो तो बिल्कुल सही नजर आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि खाला की तबीयत खराब है। मुझसे मिलकर वो बहुत खुश हुई थी, मगर ये जानकर कि मैं उनके पास रुकने आई हूं, वो मुझे कुछ परेशान नजर आने लगी थी। मुझे लगा मेरा वहम होगा, वरना खाला तो मुझसे इतना प्यार करती हैं और हमेशा कहती थी कि मैं उनके पास रहने आऊं। खैर, मैंने उन तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया और खाला से बचपन की बातें करने लगी। रात होते ही खाला एकदम से निढाल सी नजर आने लगी। मैंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं रात को आपके साथ ही सो जाऊंगी। ये सुनकर वो चौंक सी गई
और फिर मुझे देखकर कहने लगी, चलो ठीक है, तुम सो जाना। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो देखा कि खाला तकिए के नीचे कुछ छुपा रही थी। मुझे देखकर फौरन तकिया सीधा किया और लेट गई। मुझे तजस्सुस तो हुआ कि आखिर ऐसा क्या था जो खाला तकिए के नीचे छुपा रही थी, मगर मैं चुप हो गई और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर सफर की थकन भी थी तो जल्द ही मैं सो गई। मगर मैंने खाला से कह दिया था कि रात में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा ले। सुबह मेरी आंख खुली तो खाला पहले से उठी हुई थी और घर के काम काज कर रही थी। मुझे हैरत हुई कि रात तो इतनी निढाल हो रही थी और अब इस वक्त फुर्ती से कामों में मसरूफ है। खैर, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और गांव में घूमने फिरने निकल खड़ी हुई। दूसरी रात भी जब मैं कमरे में गई तो मैंने यही देखा कि खाला तकिए के नीचे कुछ रख रही थी। आज मेरी नजर पड़ ही गई थी। देखा तो दूध की बोतल थी। मैं देखकर चुप हो गई कि खाला को शायद रात में उठकर दूध पीने की आदत हो, इसीलिए दूध की बोतल सिरहाने रखकर सोती हैं। खाला ने भी देख लिया था कि मैं उन्हें बोतल रखते हुए देख चुकी हूं, पर वो करवट लेकर सो गई और मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। रात में मेरी आंख खुली तो खाला बिस्तर पर नहीं थी। मैंने ज्यादा गौर न किया और यही समझी कि रफ़ाए हाजत के लिए चली गई होंगी। सुबह उठी तो वो पहले की तरह मुझसे पहले उठी हुई थी। आज मैं पूरा दिन घर पर ही थी। मुझे खाला को देखकर बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। वैसे तो काम कर रही थी, बातचीत भी करती जाती थी, फिर भी कुछ तो था जो मुझे उलझा रहा था। खाला के घर 2 भैंसें भी पली हुई थी। घर का खुला दूध और मक्खन था। हर रोज सुबह बहुत से बच्चे बर्तन लिए दूध और छाछ लेने आ जाते थे। खाला बड़े शौक और खुशी से बच्चों को थोड़ा दूध और छाछ दे देती थी। आज मैं जल्दी उठ गई। देखा तो खाला एक बच्चे को वापस भेज रही थी कि दूध खत्म हो गया है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि दूध की तो बाल्टी भरी रखी हुई है, फिर खाला ने बच्चे को मना क्यों किया। मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया कि होगी कोई बात। मैं अपने मामू के घर चली गई। वहां कजन्स के साथ काफी अरसा बाद मुलाकात हुई थी तो खूब बातचीत करती रही। अचानक मेरी छोटी मोमानी ने कहा, तुम तो अक्को के यहाँ रह रही हो ना, क्या तुम्हें पता चला उसके बारे में? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर सवाल किया, क्या पता चला? क्या हुआ है अक्को खाला को? अगर उसी वक्त मामू घर में दाखिल हुए तो मोमानी ने फौरन बात बदल दी। फिर मैं भी बातों में लग गई। उस रात मुझे सबने वहीं रोक लिया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद मेरा कजन मुझे अक्को खाला के यहाँ छोड़ गया। उनका घर मेरे मामू के घर से काफी दूर था। गांव के लोग तो ये फासला पैदल ही चलकर पूरा कर लेते थे, मगर अब मैं तो हो गई थी शहरी कुड़ी। मेरे कजन्स भी मेरा मजाक उड़ाते रहे और मैं ये सब एंजॉय करती रही। हम अक्को खाला के घर पहुंचे तो मुझे वहां उतार कर कजन वापस चला गया। मैंने उससे कहा भी कि अंदर चलो, मगर वो घबरा गया और कहने लगा, नहीं मुझे काम है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। मुझे उसका इस तरह कहना काफी अजीब लगा। बहरहाल मैंने दरवाजा खटखटाया। खाला ने दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हो गई। मैंने बगौर घर का और खाला का जायजा लिया। मुझे कुछ भी ऐसा नजर ना आया जो अनोखा होता। फिर मोमानी क्यों कह रही थी कि अक्को के बारे में पता चला, और फिर अम्मी ने भी मुझे तो यही कहकर गांव भेजा था कि अक्को खाला की तबीयत खराब है। मैं इन्हीं सोचों में उलझती रही, मगर कुछ भी समझ ना पाई। रात को मैं बेखबर सो रही थी कि अक्को खाला ने मुझे हिलाकर उठा दिया और कहने लगी कि दूध की बोतल खाली हो गई है, इसे भर कर ला दो। मैं नींद में ही उठकर गई और दूध की बोतल भर के खाला को ला दी और फिर से सो गई। अब तो ये रोज का मामूल हो गया। खाला हर रोज मुझे सोते से उठाती और दूध की खाली बोतल मुझे पकड़ा देती। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती जा रही थी। अब हर रात कभी 10, कभी 15 बार मुझे उठाती थी और हर बार खाली बोतल मुझे पकड़ा देती। मुझे तो इस बात पर बहुत हैरत थी कि खाला रात भर में कितना दूध पी जाती है। फिर मैंने सोचा हो सकता है उन्हें कमजोरी हो और हकीम ने उन्हें दूध पीने का कहा हो। अब हर दिन वो कुछ ही बच्चों को दूध देती थी, बाकी सबको वापस भेज देती थी कि दूध खत्म हो गया है। अब मैं समझ गई थी कि वो खुद जो इतना दूध पीती हैं तो इसी वजह से बच्चों को कम दूध देने लगी हैं। दिन में भी वो अचानक कहीं गायब हो जाती। मैं सारे कमरों बरामदों में देख लेती, मगर वो कहीं नजर ना आती और फिर अचानक ही कहीं से निकल कर आ जाती।
मेरे पूछने पर कह देती कि मैं तो यही थी, तुम्हें न जाने नजर क्यों ना आई, या फिर कहती मैंने कहाँ जाना है। और ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट होती, जैसे वो किसी बात से बहुत खुश हैं पर उसे छुपा कर रखना चाहती हैं। फिर एक रात तो हद ही हो गई। खाला ने मुझे पूरी रात ही दूध के लिए फेरे लगवा दिए और रात भर में 40 बोतलें दूध की भरवाई। मैं तो पूरी रात उठ उठकर इतनी निढाल हो गई कि दूसरे दिन पूरा वक्त ही सोती रही। शाम में उठी तो दोपहर के खाने का वक्त गुजर चुका था और रात के खाने में देर थी। मैंने देखा तो बावर्ची खाने में दूध के अलावा ताज़ा स्ट्रॉबेरीज भी रखी हुई थी। मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद था। सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी शेक बना लूं, खाला को भी पिला दूंगी, वो तो वैसे भी पूरी रात दूध की बोतलें पीती रहती है। ये सोचकर मैंने ढेर सारा शेक बना लिया और कमरे में जाकर खाला को दिया कि ये मिल्क शेक पी लें, बहुत मजे का है। मैं तो सोच रही थी कि वो बहुत खुश होंगी, मगर वो तो उल्टा कहने लगी कि मैं तो ये मिल्क शेक पी ही नहीं सकती। मैंने हैरत से कहा क्यों अक्को खाला? तो कहने लगी बेटा मुझे तो दूध से एलर्जी है, मैं तो दूध पीती ही नहीं। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई कि वो क्या कह रही हैं। हर रोज रात को तो ढेरों बोतलें दूध की पी जाती हैं और कह रही हैं कि मैं दूध नहीं पीती। मैं तो हैरत से कभी उनको देखती और कभी दूध को कि ये खाला कौन सा मजाक कर रही थी। कुछ देर के बाद बावर्ची खाने में गई तो एकदम गुस्से से भरी बाहर आई और कहने लगी ये इतना सारा दूध कहाँ चला गया? मैंने जल्दी से कहा मैंने तो आधे दूध का स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया था, यही सोचकर कि आप आज बोतल में मिल्क शेक डालकर पी लेंगी। ये सुनकर वो जल्दी से वापस चली गई, मगर कुछ परेशान लग रही थी। मैं भी अब तो खटक गई थी कि आखिर खाला झूठ क्यों बोल रही हैं। हर रोज तो इतना दूध पी लेती हैं और मुझसे कह रही हैं कि मैं दूध ही नहीं पीती। ये सब आखिर क्या था? उस दिन मोमानी का कहते कहते रुक जाना और फिर खाला का पुरस्कार रवैया, अब मैंने सोच लिया था कि इसका पता चला कर ही रहूंगी कि आखिर इस सब की हकीकत है क्या। रात मुझे भी खाला सोने से पहले उसके पीने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती थी। इस दौरान जब वो मुझे बार बार उठाती तो मैं बहुत झुंझलाती और नींद की हालत में दूध की बोतल पकड़ाकर फिर से सो जाती थी। उस रात मैंने खाला का दिया हुआ दूध वापस दूध की बाल्टी में डाल दिया और खुद खाला के पास आकर ऐसे लेट गई जैसे सख्त नींद में हूं। खाला ने दूध की बोतल भरने के लिए उठाया, मैंने खाली बोतल भरकर उन्हें दी और फिर ऐसी बन के लेट गई जैसे सख्त नींद में हूं। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं रोज की तरह खामोशी से दूध की बोतलें भर भर कर लाती रही और ये सब तमाशा देखती रही। दूसरे दिन सुबह उठी तो खालू भी घर आ चुके थे। मैं रात को जो कुछ देख चुकी थी, इसके बाद तो मुझे डर था कि अगर ये सब कुछ खालू के इल्म में आ गया तो क्या होगा। मैं काफी देर सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये सब कुछ खालू के इल्म में लाए बगैर खत्म हो जाए, वरना मुझे डर था कि खाला का घर ना खराब हो जाए। रात मैंने देखा कि खालू दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। खाला ने फिर मुझे अपने साथ ही सुला लिया और पूरी रात वही सब चलता रहा। दूसरे दिन मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में खालू से बात करनी ही पड़ेगी, वरना तो पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। मैं खाला से भी बात करना चाहती थी, मगर उनकी जहनी हालत मुझे इस काबिल नहीं लगी कि वो मेरी ये बात समझ सकेंगी। अगर वो समझ सकती तो ये सब ना हो रहा होता। दिन भर मैं मौके की तलाश में रही कि किसी तरह खालू से बात कर सकूं, मगर मुझे ये मौका ही नहीं मिला। बल्कि शाम में अम्मी भी आ गई मुझे वापस ले जाने के लिए। मुझे लगा यही बेहतर है, क्योंकि मुझे खालू से इस मौजू पर बात करने से बहुत झिझक सी महसूस हो रही थी। रात मैंने अम्मी को सारी हकीकत बता दी। वो भी ये सुनकर हैरान रह गई। रात को चुपके से उठकर उन्होंने खाला के कमरे में जो हो रहा था उसका नजारा भी कर लिया। दूसरे दिन अम्मी ने खालू को बाहर बुलाया और घर के पीछे की तरफ ले गई। वहां एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जो खाला के कमरे में खुलता था। वहां ले जाकर उन्होंने खालू को सारी बात बता दी। वो भी ये सुनकर बहुत परेशान हो गए। अब अम्मी ने खालू से कहा कि वो खाला को अपने साथ लेकर जा रही है, मगर अक्को खाला तो जाने पर राजी ही नहीं हो रही थी, लेकिन अम्मी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले आई। खालू भी चुप थे
उस वक्त उन्होंने भी इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं की। घर लाकर अम्मी ने खाला को माहिर नफ्सियात को दिखाया और कुछ अरसा इलाज से वो काफी बेहतर हो गई। अम्मी ने खालू को भी समझाया और उन्होंने यतीम खाने से एक बच्चा गोद लेकर खाला की गोद में डाल दिया। इस तरह खाला का, जो नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही थी और घर वालों से छुपकर आवारा बिल्लियों को रात भर दूध पिलाती रहती थी, ये सिलसिला खत्म हुआ और वो अपनी ममता उस बच्चे पर लुटाने लगी जो उनकी गोद में डाल दिया गया था। इसी तरह एक यतीम बच्चे को मां और एक ममता की मारी को औलाद का सुख मिल गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।